सबसे पहली एडजस्टमेंट अगर हम देखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक ऐसी एडजस्टमेंट है जो हर स्कूल में, यानी कि चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है या एनआईएस बोर्ड में पढ़ रहा है या किसी भी स्टेट बोर्ड में वो पढ़ रहा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट के बिना वो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। यानी कि फाइनल अकाउंट की सबसे ज्यादा आने वाली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, हर एक क्वेश्चंस में आती है। और स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टीचर कई बार क्या होता है क्वेश्चनों को घुमा देता है और स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को आता हुआ भी गलत कर जाता है। तो पहले हमें समझना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। क्लोजिंग स्टॉक होता है अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। दुकानदार सारा सामान बेच नहीं पाता, कुछ ना कुछ सामान उसका अनबिका रह जाता है, अनसोल्ड रह जाता है, उसी को कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक की जो कैलकुलेशन होती है वो 31 मार्च के बाद होती है। भाई आपका 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो जब 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो 31 मार्च तक तो आप क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते ना। भाई रात को 10 बजे भी सामान बिक सकता है, अब वो रात को सारा दुकान का स्टॉक कैलकुलेट कैसे करेगा, तो उसके लिए समय लगता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा 31 मार्च के बाद होती है, इसीलिए ये एडजस्टमेंट में आता है। जब एडजस्टमेंट में आता है तो इसकी एंट्री दो जगह होती है। तो हम पहले एंट्री को समझते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में ये शो होता है अगर ये एडजस्टमेंट में। पर सर क्लोजिंग स्टॉक होता है क्या है, इसको डेफिनेशन के रूप में हम समझना चाहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ गुड्स अनसोल्ड टू द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब ये कह रहा है कि वो अमाउंट ऑफ गुड्स है, यानी कि गुड्स का वो अमाउंट जो सामान बिका नहीं है पूरे साल के एंड में, उस क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं उसे। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट द मार्केट प्राइस और एक्चुअल प्राइस व्हिचएवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक की हमेशा जो कैलकुलेशन की जाती है एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में से कम हो उस पे की जाती है। अब नोट समझते हैं। नोट के रूप में अगर क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, एक है ये तो था ऊपर वाला ट्रायल बैलेंस के बाहर था, अगर वही क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दे दिया जाए, मतलब अब ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक है। अगर क्वेश्चन में समझ लेते हैं, आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और वो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तब क्या ट्रीटमेंट बनता है, इसका मतलब है उसकी एंट्री ऑलरेडी आप पास कर चुके हैं, उसकी सारी कैलकुलेशन आप 31 मार्च से पहले कर चुके हैं, इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस में आया है। तो जब ट्रायल बैलेंस में आता है तो मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस की जितनी भी आइटम्स होती हैं वो वन साइडेड जाती हैं, वो डबल साइडेड नहीं जाती हैं, यानी कि वो सिर्फ एक ही जगह जाएगी। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कौन सा अकाउंट होता है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, बताओ कौन सा होता है, रियल अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब है, रियल अकाउंट होता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट जितने भी होते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, इसका मतलब है वो बैलेंस शीट में ही जाएगा। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में करते हैं तो कैसे करेंगे, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इट्स मीन क्लोजिंग एंट्री हैज बीन पास्ड फॉर एंड इट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम परचेज अकाउंट, वो ऑलरेडी परचेज अकाउंट में एडजस्टेड हो चुका है। तो इस समय क्या होगा, क्वेश्चन में आपको कई बार क्वेश्चन में दिया होगा एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज जिस क्वेश्चन में दिया होगा वहां ना तो आप ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे ना क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही परचेज के अंदर एडजस्ट हो चुकी है, तभी तो हमने किया है। इसका मतलब है नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखना है ये आपको, अगर क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज दी गई है तो इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक उसमें एडजस्ट हो चुका है, उसकी दोबारा एंट्री पास नहीं करनी है, मतलब वो क्वेश्चन में कहीं नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं आएगा और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, सिर्फ आप एडजस्टेड परचेज ही दिखाएंगे। समझ में आ गई बात, रुद्र वालिया, समझ में आ लिया, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हम आते हैं एक्रूड इनकम। इससे प्रीवियस टॉपिक पे मैंने जो आपको समझाया था वो था क्लोजिंग स्टॉक। जैसे स्टूडेंट्स को क्लोजिंग स्टॉक में समझने में दिक्कत आई थी, इसी तरह से एक्रूड इनकम भी समझने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। वो समझ नहीं पाता ये इनकम मिली है या मिलनी है या एडवांस मिल गई है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स को। तो इसको समझने वाली बात ये है, एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जिस इनकम को हमने अर्न तो कर लिया है परंतु अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है। इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में आती है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती है, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है मैंने क्वेश्चन करते समय ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी एक्रूड इनकम नहीं आती है,
एक्रूड इनकम क्या होती है? इनकम होती है, और जितनी भी इनकम कमाता है एक बिजनेसमैन वो सब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाता है। तो इनकम कहाँ आती है? याद रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो सर एक्रूड इनकम क्या है? एक्रूड इनकम वो इनकम है जो इनकम हमें अर्न तो हो गई है परंतु अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छा देता हूँ कि मैंने एक बच्चे को पूरे महीने ट्यूशन पढ़ाया, उस बच्चे ने मुझे फीस नहीं दी। जब उस बच्चे ने मुझे फीस नहीं दी तो वो फीस मेरे लिए क्या हो गई? एक्रूड इनकम। वो इनकम मैंने अर्न तो कर ली है परंतु अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई है। जैसी वो मिल जाएगी तो एक्रूड इनकम मुझे रिसीव हो गई है। तो फिलहाल हमको समझते हैं एक्रूड इनकम है क्या। इनकम अर्न हो रही है परंतु रिसीव नहीं हो रही है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं अर्न बट नॉट रिसीव। रेफर टू एन इनकम विच हैज बीन अर्न ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड बट हैज नॉट येट रिसीव। आपकी वो इनकम, ये मत मानना, हम अकाउंटिंग पीरियड लेके चलते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी इनकम हमने अर्न की है, अगर वो हमें रिसीव नहीं हुई है तो वो इनकम एक्रूड मानी जाती है। ऐसे नहीं कि इस मार्च में, सॉरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में हमने सामान बेचा, उसका पैसा नहीं मिला, वो इनकम हमने अर्न कर ली, मिला नहीं, लेकिन दिसंबर में दे दिया, तो वो एक्रूड इनकम नहीं होगी। एक्रूड इनकम कब होगी? जब ईयर एंड हो जाएगा, उसमें से देखेंगे कितनी इनकम हमें मिली है और कितनी इनकम हमें नहीं मिली है। जो नहीं मिली वही हमारी एक्रूड इनकम होती है। तो ध्यान रखने वाली बात ये भी है, इस इनकम को हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं। सच इनकम इज आल्सो नोन एज इनकम ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम। एक्रूड इनकम तो बोलते हैं पर इसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी होता है, उसको मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल इसमें समझते हैं। इसका एक नोट और भी समझे, अगर वही एक्रूड इनकम हमें इनसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस दे दी जाए, यानी कि वो इनकम हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, तब फिर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो क्या करना होगा? सिर्फ एसेट्स में दिखाएंगे। यानी कि अगर एक्रूड इनकम भी आपको ट्रायल बैलेंस में दे दी जाए तो वो सिर्फ हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा। कहाँ आएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। समझ में आ रही है बात? आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में नहीं दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में सिर्फ एडजस्टमेंट जाती हैं। जैसे ये एडजस्टमेंट की एंट्री हम पास करते हैं, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट, इसलिए ये क्रेडिट में आया। और एक्रूड इनकम क्या है? डेबिट। तो डेबिट क्या होती है? हमारी एसेट साइड। ये वाली पोर्शन जाएगी एसेट साइड में और ये वाला पोर्शन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। आप इस एंट्री को समझे। जब हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जब बनाते हैं तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि इसको हम कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं? इनकम। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक्रूड इनकम को दिखाते हैं एसेट साइड में। लेकिन अगर वही एक्रूड इनकम हमारी क्या है? इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो वो केवल सिर्फ एसेट साइड में आएगा। समझ में आ गया? एक्रूड इनकम कौन सा अकाउंट होता है रुद्रांश? रियल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। बेटा रियल अकाउंट अलग होता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अलग होता है, गलत बता रहे हो। और पर्सनल अकाउंट में बेटा 3 अकाउंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही बताया आपने, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि ये हमें किसी व्यक्ति से लेना होता है। पर्सनल अकाउंट जो भी होता है उसमें किसी का नाम आता है, राम, मोहन, सोहन, ठीक है, ये तो हो गया नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल जिसका कंपनी का नाम है, फर्म का नाम है, वो आर्टिफिशियल में आता है। लेकिन 4 और होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के रूप में आते हैं, उसमें आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस और प्रीपेड, ये चारों अकाउंट आते हैं हमारे उसमें। बाकी मैं अगले टॉपिक पे कराऊंगा आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट के साथ। थैंक यू। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा, पढ़ाया जो मैंने, वो आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पढ़ाया था और एक्रूड इनकम के बारे में पढ़ाया। अब इसी का एक और है एडवांस इनकम। सर एडवांस इनकम क्या होती है? इनकम कभी भी, पहले एक बात ध्यान रखना, कभी भी एडवांस नहीं होती। इनकम वही होती है जो आप कमाते हो। अगर वो एडवांस में मिल जाए तो वो इनकम नहीं मानी जाती। परंतु आप बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में अगर हमें पैसा एडवांस मिल जाता है इनकम के रूप में तो वो इनकम तब तक नहीं मानी जाती जब तक हम उसका काम ना कर दें। तो एडवांस इनकम हमेशा एक लायबिलिटी के रूप में हमारे पास आती है, हमें देनी होती है अगर हमने वो काम नहीं किया। तो एडवांस इनकम होती क्या है सर, ये बताएं। जैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो मैंने अर्न नहीं की परंतु मुझे एडवांस में मिल गई। सपोज दैट मैंने 10 बच्चों की कोचिंग की फीस एडवांस में ले ली और किसी वजह से मैं उन्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ। जब मैं उसे पढ़ा नहीं रहा हूँ तो वो पैसा मुझे डेफिनेटली वापस करना पड़ेगा। तो ये मेरी लायबिलिटी है। अगर मैं उन्हें पढ़ा देता हूँ तो वो मेरी इनकम मानी जाएगी। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है
रेफर टू एन इनकम विच रिसीव्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट येट अर्न, सच इनकम इज आल्सो नोन एज अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो मैंने अर्न तो नहीं की है परंतु मुझे एडवांस के रूप में मिल गई। नोट, अब जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर यही इनकम हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर हो जाए, एक तो है ट्रायल बैलेंस के बाहर, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है, और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, इनकम अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एडवांस इनकम क्रेडिट हो जाएगा। इनकम कभी भी डेबिट साइड में नहीं आती है। अगर इनकम डेबिट हो रही है तो इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस में उस इनकम को हम माइनस करेंगे क्रेडिट साइड में, और एडवांस इनकम जो क्रेडिट साइड में आ रही है ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो होगा। यानी कि ये वाला पोर्शन कहां जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और ये वाला पोर्शन क्या जाएगा, P&L अकाउंट में माइनस किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा उस इनकम से। जैसे 6 मंथ का रेंट हमें एडवांस मिल गया और अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है, हम उसको क्या करते हैं, किराए पे नहीं देना चाहते, तो जो एडवांस हमने लिया है वो उसे हमें वापस करना पड़ेगा, तो वो इनकम में से माइनस हो जाएगा जितना भी एडवांस हमें आया है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है बेटा बातचीत नहीं, एडवांस इनकम shown inside the trial balance, then it means that the adjusted entry already has been passed. In such case, advance income shown on the liability side of the balance sheet. अगर वो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं इस चीज में। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है एडवांस इनकम तो वो सिर्फ हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा और कहीं नहीं आएगा। उसको इनकम अकाउंट में मत दिखाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बिल्कुल मत दिखाना। अगर आपने ऐसा किया तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा और वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसे सिर्फ लायबिलिटी अकाउंट में ही शो करना है, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मैं एक चीज पूछता हूँ, ये वाला अकाउंट कौन सा अकाउंट है बताओ, रियल नॉमिनल पर्सनल में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, बिल्कुल सही। तो हमारा ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस, ये सारे हमारे जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। और कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए मेरे से। कोई कंफ्यूजन है, सबको क्लियर है? यस सर। थैंक यू।